हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में देखिए हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब को लेकर मैंने 100+ क्वेश्चंस बनाए हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में रिपीटेड हैं, यानी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। चाहे वो एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। तो देखिए, एक राज्यों का संघ घोषित करता है, यानी यूनाइटेड स्टेट घोषित करता है। वैसे यूनाइटेड स्टेट तो अमेरिका भी है, यूएसए, लेकिन वो संयुक्त राज्य है, ये संघ राज्य है। बताऊं ये इसलिए है, देखिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, अगर अमेरिका में कोई स्टेट अपने आप को अलग देश घोषित करना चाहे, अलग से देश बनाना चाहे, तो वो जल्दी से बन जाएगा, आज़ादी है उस बात की। लेकिन हमारे संविधान में वहाँ के लोग, जैसे मान लो अगर हरियाणा को अलग देश बनाना है तो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, और प्लस में वो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको भी टच होना चाहिए। ऐसा नहीं है मिडल में बनाते, बीच में कोई देश नहीं बन सकता, इस तरह से प्रावधान है। तो भारत को अनुच्छेद 1 है, ये राज्यों का संघ घोषित करता है। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है। देखिए, राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास है कि किसी भी सजा को माफ कर सकता है और जो फांसी की सजा है उसको माफ कर सकता है, और किसी भी सजा को बदल सकता है, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदल दे। राज्यपाल के पास फांसी की सजा का माफी का प्रावधान नहीं है, मतलब अधिकार नहीं है। बाकी सभी राष्ट्रपति के समान ही है। संसद का अनुच्छेद 3 सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय। देखिए, जो नए राज्य हैं उनकी गठन और सीमाओं में परिवर्तन, यानी कोई स्टेट छोटा बड़ा करने की, या फिर एक स्टेट से 2 स्टेट बनाने की, या 2-3 स्टेट को एक साथ मिलाकर एक स्टेट में बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है और अनुच्छेद 3 के आधार पर है। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वो है 5 से 11 के अंदर, जो एनआरसी और सीएए है, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी काफी चर्चाओं में रहा था, वो 5 से 11 में है। अब भाग 2 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 अनुच्छेद तक है। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 में है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो जैसे SC ST को विशेष अधिकार हैं, ठीक है, SC ST को विशेष अधिकार हैं। उसका रीजन है महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा अधिकार है हमारे कानून में, उसका भी रीजन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई महिला है वो भी तो इस देश की नागरिक है और कोई पुरुष है वो भी इस देश का नागरिक है, तो इनका अधिकार समान क्यों नहीं है, उन सभी का रीजन है। लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है ये अनुच्छेद 14 के तहत हमें दिए गए हैं, समानता का अधिकार जिसे बोलते हैं। अगला है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंतर, देखिए, जो पहले जात पात ज्यादा थी तो छुआछूत भी थी, अब उसका अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 जो बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि देश में समानता, संप्रभुता और अखंडता बनी रहे। प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता या इसे बोल देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। देखिए, किस अनुच्छेद में, 19A में है, 20 में है, 21 में या 22 में, किस में है। अनुच्छेद 19(1)(a) में है, ठीक है। अगला है 7वां क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर है अनुच्छेद 21 का अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है। देखिए, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता या इसे कह दीजिए
पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो राइट है ये अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में है। शिक्षा का अधिकार 23 में है। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार देखिए यहाँ पर 21A में है। 6 से 14 वर्ष के जो RT है, राइट टू एजुकेशन, वो फ्री में मतलब इनको प्रोवाइड करवाना होता है, हर सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो 21A में 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उनमें आर्थिक आधार पर उनको फ्री एजुकेशन मुहैया करवाई जाती है कि कोई बच्चा गरीब है। और इसमें एक और भी है कि सरकार सिर्फ 2 ही बच्चों को ये रूल लागू करेगी। 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए RT ही लागू नहीं होगा। अगला है किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की कहा है? तो देखिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या फिर ये कह लो कि संविधान का हृदय कहा है। अब ये इसलिए कहा गया होगा कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान होंगे या फिर संविधान को जो शक्ति है वो इसमें होगी। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 3 में है और 36 से 51 तक है। देखिए 1 से जो 4 तक थे वो स्टेट वगैरह थे, बाद में 5 से 11 तक थे वो उनके राज्य और के अधिकार वगैरह थे, और बाद में 12 से 35 तक है आपके जो खुद के अधिकार थे, जो मौलिक अधिकार थे। अब 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ पर देखिए आप ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 38 में है, 40 में है, 41 में या 44 में है? किस में है बताइए? तो ये है 40 में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए ये हाल ही में चर्चाओं में है। समान नागरिक संहिता यानी ये उत्तराखंड ने लागू किया है अपने स्टेट में, यानी यहाँ पर किसी भी नागरिक को स्पेशल ट्रीट नहीं दी जाएगी, सभी को समान तरीके से जो है ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिल जाते थे, जैसे मदरसा एजुकेशन को लेकर या फिर और भी बाकी। तो मदरसा एजुकेशन को हटाकर उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा जो कानून व्यवस्था बना दी, उसके लिए अलग से उन्होंने प्रावधान कर दिए। और समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उन्होंने लागू कर दिया। किसने किया था? उत्तराखंड ने। तो वो अब चर्चा में है, तो इससे पूछ सकता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 42 में, 43 में, 44 में या 48 में? बताइए किस में है? तो ये है अनुच्छेद 44 में। बाद में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? देखिए जब 2 देशों में युद्ध हो जाता है तो उसकी मध्यस्थता करनी जरूरी हो जाती है। ये लगभग सभी देशों के कानून में लिखा हुआ है। जैसे मान लो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अगर वॉर हो जाए तो उसके लिए हम मतलब शांति वार्ता कर सकते हैं, ईरान कर सकता है या फिर और भी जो नेबर कंट्रीज हैं वो कर सकती हैं। जैसे अनुच्छेद 49 है, 50 है, 51 है या 52 है। देखिए 52 में तो राष्ट्रपति है, और आगे हम देख लेते हैं 51 में है। तो 51 में क्या है? शांति से संबंधित जो काम होंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 है। 52 से राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, आप सभी को पता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 52 में है, मैंने पहले भी बताया। राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो देखिए महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। अगला है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए 71, 72, 73, 74, तो 72 में है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अब मंत्रिपरिषद और संसद भाग 5। देखिए सबसे पहले बात करते हैं
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में है? देखिए, राष्ट्रपति के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री का जो कॉलम स्टार्ट हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट है, वैसे ही जो प्रधानमंत्री है वो लगभग 70 के बाद से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं वो 74 अनुच्छेद में हैं। अगला है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, जैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें करने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया आपको, जैसे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता दिया आपको, है ना, वो राष्ट्रपति से रिलेटेड बता दिया आपको, और भी बाकी जैसे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड बता दिया। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का प्रावधान देखिए 79 अनुच्छेद में है। 79 अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान, यानी भारत में एक संसद होगी, इसका जो प्रावधान है 79 और 80 दोनों 81 में भी है। बाद में है राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यसभा की संरचना 79 में नहीं दी गई, क्योंकि उसमें तो आपकी संसद है और उसका गठन है 80, 81, 82, तो किस में है? 80 में है राज्यसभा। लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के तो 80 में है, 81 में, 82 में है, 85 में है या 93 में, तो 81 में है। बाद में है अगला, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये 108 में है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान 108 में है। इसमें राज्यसभा और जैसे जो विधान परिषद है, विधानमंडल है, इन सभी के कैंडिडेट होते हैं, कुछ उनका हिस्सा होता है, जैसे 1/6 कैंडिडेट होंगे, 1/7 कैंडिडेट होंगे, इस तरह से है। वो अलग से टॉपिक है, पॉलिटिक्स में अलग से जैसे जब करवाया जाएगा तो मैं उसमें अलग करवा दूंगा। धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, धन विधेयक 110 में है। भारतीय वित्तीय वर्ष विवरण यानी बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर लगभग जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये है अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसके जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 123 में है। ठीक है, अब न्यायपालिका और सीएजी के कौन से हैं? देखिए, ये बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद 124 में है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके आगे हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, वो सब बातें भी आगे आएंगी। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई न कोई जजमेंट देता रहता है, तो वो जजमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड तो रहेगी। वो किस अनुच्छेद में है? 127 में, 128 में, 129 में या 130 में है? किस में है? 129 में है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो देखिए, महालेखा परीक्षक जो है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति 147 है, 48 है, 49 है, 50 है। तो देखिए, इसकी 148 अनुच्छेद के तहत सीएजी की नियुक्ति होती है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। देखिए, राष्ट्रपति किस में है? 152 में है, और राज्यपाल किस में है? 153 में है ना। तो 100 का अंतर रहता है लगभग। जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल में 100 का अंतर है। प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री उसमें भी 100 का अंतर है। आप इतना मतलब ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, जब आपको क्वेश्चन करने होंगे तब आप आइडिया लगा लीजिएगा कि यहाँ से राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति भवन में है तो लगभग उससे 100 ऊपर है, 153 में आपका राज्यपाल। ऐसे माइंड में सेट कर लो, सारा
का सारा वो हो जाएगा, ठीक है। 153 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? देखिए राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्ति है, लेकिन ये फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 161, ठीक है। उसमें क्या था, वो छिहत्तर में थी, अब ये 161 में है, लगभग 100 के आसपास ही है। अगला है राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस में है? तो देखिए अटॉर्नी जनरल और ये है एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 164 में है, अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 166 में या अनुच्छेद 167 में? किसमें? अनुच्छेद 165 में। विधान परिषद का गठन या समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत है? देखिए किस 169 यानी 169 अनुच्छेद 169 के तहत है विधान परिषद। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति है। रीट जारी करने की शक्ति मतलब किसी भी चीज पे रोक लगाना या फिर उस पर रीट जारी करने की शक्ति होती है, वो उच्च न्यायालय के पास होती है। ये किस पे है? देखिए अनुच्छेद 226 पे है। ये जो होंगे ना, ये लगभग आपसे नहीं पूछे जाएंगे ग्रुप डी एनटीपीसी में, लेकिन जो पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको आईएमपी लगा के बता रहा हूं, आप उस पे टेंशन मत कीजिएगा। मैंने आपको बताया जैसे समान नागरिक संहिता वाला जो पोर्शन है वो जरूर पूछा जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी पॉइंट मिले वो नोट करके उसको रट लीजिएगा। अगला है भाग 8 महत्वपूर्ण अन्य अनुच्छेद केंद्र और राज्य के संबंध में और आपातकाल में। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए किसी भी देश के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये कानून में लिखे जाने लाजमी हैं। अगर इनका पता नहीं होता तो मान लो इनके अधिकार कैसे डिसाइड होंगे, तो लिखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए तो ये है आपका 280 में है हमारा वित्त आयोग, 280 में है वित्त आयोग। ऐसे मान लो दिमाग में लगा लो 280 में है वित्त आयोग। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो यह किस अनुच्छेद में? 31 में है, 300 में, 300A में है, 301 में? 300A में है। पहले ये 300 में था, मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं IAS IPS का सर्जन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, IMP लगा लो, IMP लगा लो। ये अनुच्छेद 312 में के लिए है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए IAS का तो मैंने बता दिया, तो अब UPSC जो इनको नियुक्त करती है या फिर इनको सिलेक्ट करती है वो कौन से में है? तो वो 315 में। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? निर्वाचन आयोग का 320 में है, 24 में, 26 में, 30 में? 324 में निर्वाचन आयोग है। वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए 324 में तो आपको आ ही गया, वो UPSC आ गई, तो 326 में है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में है? देखिए हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है, फिर भी हमारे जो राष्ट्रीय भाषा वैसी कोई एक नहीं है, 22 भाषाएं कानून में लिखी गई हैं, तो उन्हीं को सभी को राष्ट्रीय भाषा बोला जाएगा, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज मेन तौर पे हिंदी है, तो इसको प्रोत्साहन देना जरूरी है। इसको प्रोत्साहन देने के लिए 351 बनाया गया अनुच्छेद। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 356 के तहत कर देता है, 352 के तहत कर देता है। अब 52 है, 52 में ही राष्ट्रपति है, तो यहाँ पर 3 और लगा देना, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी जो नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी। अगला है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो देखिए राष्ट्रीय इमरजेंसी 352 में है और 356 में प्रेसिडेंट रूल है। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था, आप भी मत होइएगा। 52 से है
नेशनल इमरजेंसी और रूल है 356 में। अगला है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस में देखिए 52 में हो गई नेशनल इमरजेंसी, 56 में हो गया राष्ट्रीय रूल यानी प्रेसिडेंट रूल। तो दोनों बच्चे 62 और 60 362 में है या 360 में? 360 में। 360 में क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल। अब आप देख लो 52, 56, 60। 52 में राष्ट्रपति है तो 352 में हो गया राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी, उसमें 4 जोड़ दो 56 में हो गया जो प्रेसिडेंट रूल, बाद में और 4 जोड़ दो 360 में हो गई वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? देखिए 368 में दी गई है, क्योंकि देखिए कोई भी कानून हो चाहे वो कितना ही अच्छा हो, अंततः वो बुरा साबित होगा अगर उसको उपयोग में लाने वाले लोग बुरे हों। और कोई भी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना ही बुरा हो अंततः अच्छा साबित होगा क्योंकि उसको उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे हों। ये बाबा साहब ने कहा था। तो ऐसे में लोग किस तरफ सोचते हैं, किस तरह का सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, उन सबको देखते हुए संविधान में मूलतः संशोधन होना जो अनिवार्य था और लगभग सभी देशों में है ही, तो उसको 368 में जोड़ दिया गया। अगला है जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान जो कि अब हटा दिए गए। सभी को पता 370 है, लेकिन इसमें मैं बता दूं 370 के कुछ पेरा ही हटाए गए हैं और कुछ पेरा अभी भी वैसे के वैसे हैं, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार अभी भी है, हमसे ज़्यादा विशेष अधिकार है। बाकी स्टेट जैसे बिहार है, एमपी है, यूपी है, उनसे ज़्यादा अधिकार अभी भी जम्मू कश्मीर को है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। अब देखिए मैं आपको बता दूं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसीलिए मैंने आगे के जो है वन लाइनर कर दिए हैं ताकि ऑप्शन ना बोलने पड़े। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो देखिए अल्पसंख्यक 29 में भी है, 30 में भी है। जो 29 में उसके हितों का संरक्षण है और 30 में उनके शिक्षा का अधिकार है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना वगैरह। बाद में है देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। मौलिक कर्तव्य 51A में है, ये मैंने कल भी वीडियो में बताया था। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 55 में है, लेकिन राष्ट्रपति कौन से में है? अनुच्छेद 52 में है। राज्यपाल कौन से में है? जो 153 में है। राष्ट्रपति पद की शर्तें अनुच्छेद 59 में यानी 59 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ 60 में है, शपथ 60 में है, राष्ट्रपति शपथ 60 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा उपराष्ट्रपति, तो वो है अनुच्छेद 64 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। मंत्रियों के उत्तरदायित्व है अनुच्छेद 75 3 में। संसद के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में। विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति यानी वीटो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, और वो कौन से है? अनुच्छेद 111 में। तदर्थ न्यायाधीशों यानी जो एड एचओसी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति 127 में। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति 143 में। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 213 में। बाद में है राज्यों के लिए जो न्यायालय है वो अनुच्छेद 214 में है, यानी हाई कोर्ट 214 में है। जिलों न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद कौन से है? 233 में। हर राज्य के लिए जो हाई कोर्ट है उसके जो अनुच्छेद 214 में है, और बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनमें जो नियुक्ति होगी न्यायाधीशों की वो 233 में है। अगला है संघ राज्य क्षेत्र यानी जो यूटी है उसका प्रशासन 239 में। देखिए किसी भी राज्य के पास विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन यूटी होंगी तो यूटी में मतलब किसका शासन होगा? डायरेक्टली जो हमारी संघ सरकार होगी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास होगा। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान,
तो दिल्ली के विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 239 डबल ए में है। दिल्ली वैसे मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, हमारे देश की राजधानी भी है, फिर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी है। पंचायती राज की परिभाषा देखिए 243 में है। पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243 ई में है। तो देखिए ये जो है ना पंचायती राज वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि इसमें ये 243 ई एफ ये सब होते हैं, ये आप एक तरह से अलग से देख लीजिएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं वीडियो इस पे अलग बना दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगभग मैं 10 मिनट के वीडियो में ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है उसको मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेसिड्यूअरी पावर्स संसद के पास है, अनुच्छेद 243 में है ना। अंतर राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय राज्य परिषद देखिए, अगर दो राज्यों को एक राज्य परिषद हो तो उसको भी 263 में उल्लेखित किया गया। आकस्मिकता निधि है ना, तो ये है अनुच्छेद 267 में। संचित निधि ये है 266 में, वो 267 में, ये 266 में। जीएसटी परिषद का गठन देखिए 279 ए में है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देखिए, किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता होती है, वो 301 में है। लेकिन ये जीएसटी वाले बाद में इस पर काफ़ी ज़्यादा अंकुश लग गया है। रीज़न जैसे कि आपके अकाउंट में लेन देन होता है तो उसका जो डिटेल है वो आईटी डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, और बाद में आपका जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, और उसके बाद आपसे सवाल जवाब या पूछताछ जो भी करनी है, उनको कार्रवाई करनी है वो करते हैं, और उसके बाद कोई आपका अकाउंट वापस जो खोलते हैं। तो ऐसे में इसमें प्रॉब्लम बहुत है। ये स्वतंत्रता है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसको करने नहीं देगा ये कानून। अगला है देखिए लोक सेवा आयोग यानी के कार्य, यूपीएससी के बारे में मैंने बात की थी, ये कहाँ है 320 में है। एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग ये है 338 में। एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, ये 338 ए में है। देखिए दोनों पास पास में है, 338 ए और बी। पिछड़ा वर्ग ओबीसी देखिए 338 बी में है। तो एससी एसटी ओबीसी हम ऐसे ही नाम लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी 338, 338 ए, 338 बी माइंड में एकदम बिठा लेना। लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण देखिए, एससी एसटी के लिए जो आरक्षण है वो 330 अनुच्छेद में है। अब कितने परसेंट है एससी के लिए, कितने परसेंट है एसटी के लिए, कमेंट करके बताओ आप। विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण अनुच्छेद 332 में है, ये भी आप ही को बताना है कि कितने कितने प्रतिशत हैं। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि हिंदी में। देखिए अब बता देता हूं आपको, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो भी काम होंगे ना वो हिंदी में होंगे, उसकी आधिकारिक भाषा ये 343 में है। वो 243 में है कौन सा, पंचायती राज वाला, ये 343 है, तो कंफ्यूज मत होना। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर रोक, ये अनुच्छेद, वैसे तो देखिए नेशनल इमरजेंसी वगैरह लगती है तो उसमें हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जैसे स्वतंत्रता, बात करने का, जो भी एजुकेशन वगैरह नहीं हटते। लेकिन मार्शल लॉ जब भी लगेगा तो उसमें अनुच्छेद 34 लागू होता है, और वहां पर आपके मौलिक अधिकार पर रोक लग जाती है। यानी जो भी आप करोगे आप सभी चीज बैन है, जैसे पढ़ने का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, सब कुछ आप उस टाइम पे मांग नहीं कर सकते कि भैया मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा ये अधिकार है, तो वहां पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, लेकिन इसका जो धार्मिक जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता के जो कार्य हैं, जैसे राम जन्मभूमि पे जो मान लो कोई यज्ञ करवाया गया
वो किसी व्यक्ति विशेष ने करवा दिया, वो उसका अधिकार है। वो कौन से में है? अनुच्छेद 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में है। देखिए 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में है उसके कार्यों प्रबंधन की स्वतंत्रता, और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी मान लो किसी धार्मिक कार्य में जो पैसे लग रहे होंगे ना, उसकी टैक्स के बारे में इसमें स्वतंत्रता दी गई है, यह अनुच्छेद 27 में। बालात श्रम यानी फोर्स लेबर पर रोक अनुच्छेद 23 में, यानी आपको अनुच्छेद 23 के आधार पर कोई भी जो नाबालिग या नाबालिग बच्चा है उससे काम नहीं करवा सकते। जो श्रमिक कार्य है उन पे रोक लग गई है। बाल श्रम पर रोक देखिए अनुच्छेद 24 में है। अब इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है, इसमें 14 वर्ष से नीचे बच्चे हैं, इसमें 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं। ये बालात श्रम है, ये बाल श्रम है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। और ये आ भी सकता है अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता हो तो, ठीक है। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में अनुच्छेद 22, यानी आपको अगर गिरफ्तारी की जाए और आप उससे संरक्षण चाहते हो तो अनुच्छेद 22 के तहत आपको बेल मिल जाती है। रीजन होता है आपको सबूत दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं इसमें जो हूँ कि बेगुनाह आदमी हूँ और मेरे पे ये झूठे आरोप हैं। कोर्ट में हालांकि उसको साबित करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस उस सबूतों के आधार पर आपको बेल दे देती है। और साथ ही साथ आपको एक गारंटर भी जो उनके ऊपर रखना पड़ता है, गारंटर भी देना पड़ता है, उसके कारण कि अगर कल कोई भाग गया तो तेरी जिम्मेवारी होगी। इस आधार पर बेल मिलती है, ठीक है। तो अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। 22 और 20 पास ही हो गए। कानून के समक्ष समानता देखिए तो विधि के समक्ष या कानून के समक्ष एक ही बात है। मैंने अनुच्छेद 14 के बारे में पहले बता दिया। सार्वजनिक नियोजन जॉब में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 में है। देखिए अब ये जो अनुच्छेद है वो आरक्षण को वोलेट करता है, जबकि समानता ही है, क्योंकि जो आरक्षण है वो दिया गया है आपके जो जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर। यानी अगर आपकी जनसंख्या मान लो 40% है तो उसका लगभग 20% आपका आरक्षण है। तो 20% में किसी के हक नहीं मारा जा रहा कि जैसे मान लो जनरल जो कैटेगरी है वो मान लो 15% है, लेकिन वो सभी जो क्षेत्र है वहाँ पर 15% से ज़्यादा है। अब ये यहाँ पर लागू नहीं होता कि भी नहीं वो ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार पहले से था, या ये सब चीज़ें बाद की बात होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको सभी को अधिकार देना है, चाहे वो एक ऐसे वर्ग से आता हो जो झोपड़पट्टी से रहने वाला हो या महलों में रहने वाला हो, उन सभी को बराबर अधिकार देता है। तो ऐसे में जो झोपड़पट्टी में रहने वाला है उसकी एजुकेशन और उसकी एजुकेशन जो महलों में रहने वाला है दोनों की समान नहीं होगी, उसको बराबर करने के लिए आरक्षण दिया गया। फिर दूसरा है देश को चलाने में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए बराबर, तो उसको भी करने के लिए उसको आरक्षण दिया गया ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। मान लो अगर एक कोर्ट में या एक विभाग में सभी एक ही फैमिली या एक ही कास्ट के होंगे और उनके आपस में जैसे गुटबंदी भी हो जाए तो वो जो मन चाहेंगे वो करेंगे, उन पर जैसे मान लो कोई आरोप नहीं सिद्ध कर पाएगा क्योंकि सारा विभाग एक है। इस तरह से मान लो ये थोड़ा गलत हो जाता है। अगर एक से मान लो एक आदमी उनमें अलग कास्ट का है और उसी के कास्ट के आदमी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कम से कम वहां पर लड़ने का एक जरिया बचता है, गलत होने से रोकने का एक जरिया बचता है। अगला है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। यानी आप मान लो जलसा वगैरह कर रहे हो, वो शांतिपूर्ण है तो वो आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। आप 19(1)(b) में के तहत वो कर सकते हो, लेकिन आप डीजे बजा रहे हो उससे पड़ोसी को परेशानी है, वो पुलिस बुला लेगा, ठीक है। सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए 43(b) है। अगला है
स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्थान का संरक्षण, देखिए किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 49 में। पर्यावरण का संरक्षण 48A में, ये हमारा पर्यावरण का संरक्षण ये हमारा कर्तव्य है। स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 49 में, ये 48A में। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता ये 39A में। अब मान लो कोई आदमी कोर्ट जाता है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो केस लड़ सके, तो उनको समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो अपना केस लड़ सके और साबित कर सके। देखिए राष्ट्रपति पद की अवधि अनुच्छेद 56 में है और अनुच्छेद 52 में कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव अनुच्छेद 57 में है। संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। गणपूर्ति है ना 1/10 सदस्य कौन से में, अनुच्छेद 100 में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 में है और बाद में 153 में से राज्यपाल स्टार्ट हो जाता है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में है ना। अब देखिए थोड़ी सी टिप्स मैं दे देता हूँ। देखिए 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे 21 है। 18 में उपाधियों का अंत है कि किसी को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, इसीलिए सभी बराबर है। और बाद में 352, 356 और 360 में आपातकाल की त्रिमूर्ति कहते हैं। 52 में है जो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। बाद में देखिए 79, 80, 81 में संसद की संरचना सरला है ना, संसद की संरचना सरला कहा जाता है। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।